नमस्कार, आप देख रहे हैं 2019 का महाभारत और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। आखिरी दौर के लिए जुबानी जंग के बीच आज कोलकाता की गलियों में संग्राम छिड़ गया। कोलकाता में बीजेपी और टीएमसी के बीच विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। रैलियों की इजाजत को लेकर आज सड़क पर एक बार फिर घमासान देखने को मिला। आज अमित शाह के रोड शो से पहले हंगामा शुरू हो गया। अमित शाह की रैली की परमिशन और मंच की इजाजत के कागज मांगने कोलकाता पुलिस पहुंची। पेपर न देने के बाद विवाद शुरू हुआ और शाह और बीजेपी के पोस्टर हटा दिए गए, जिसके बाद भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और तनाव बढ़ता चला गया। हंगामे के दौरान अमित शाह के ट्रक पर पहले डंडे फेंके गए। इसके बाद पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने जगह जगह तोड़फोड़, पत्थरबाजी और आगजनी तक की। इस घटना में बीजेपी के कई कार्यकर्ता घायल हुए हैं। बीजेपी ने हंगामे के लिए तृणमूल कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। बीजेपी अब मामले को लेकर चुनाव आयोग के पास जाने की तैयारी कर रही है। तस्वीरें आपके सामने, अमित शाह रोड शो करते हुए और रोड शो के दौरान किस तरीके से यहां पर हंगामा बरपाया गया, तोड़फोड़ की गई, लाठीचार्ज तक करना पड़ा और इस दौरान बीजेपी के कई कार्यकर्ता जख्मी भी हुए। पश्चिम बंगाल में इस चुनाव में क्यों बार बार बवाल हो रहा है? पहले ममता बनर्जी ने शाह और योगी की रैली को रोका। जब बीजेपी अध्यक्ष ने रोड शो किया तो हंगामा बरप गया। विरोध के बाद बवाल, लाठियां भांजी गई, आगजनी हुई, हाहाकार मच गया। शाह के रोड शो में संग्राम। ये तस्वीरें कोलकाता की हैं। पुलिस लाठियां भांज रही है, लोग चिल्ला रहे हैं, किसी के सिर से खून बह रहा है तो कोई धराशायी होकर जमीन पर पड़ा है। ये तस्वीरें उस जगह की हैं जहां अमित शाह का रोड शो चल रहा था। जैसे ही ये काफिला मेडिकल कॉलेज के सामने पहुंचा, हंगामा खड़ा हो गया। चलिए सबसे पहले रोड शो में शामिल लोगों से जानते हैं कि आखिर यहाँ हुआ क्या था। हम यहाँ पर जा रहे हैं गैलरी में, वो ईंट फेंका था, मेरा माथा फाट गया। देखिए पूरा ये क्या गुंडाराज है, क्या गुंडाराज है। अभी यहाँ से कुछ लोग टीएमसी समर्थित, सीपीएम समर्थित कहने तथाकथित छात्र हैं, यहाँ से ईंट, बोतल और फ्लैग, ब्लैक फ्लैग यहाँ से दिखा रहे थे और ईंट फेंक रहे थे। हमारी आंखों के सामने उन्होंने पूछा कि भाई यार तुम काला पताका क्यों दिखा रहे हो, तो उन्होंने उसको कुछ नहीं, उन्होंने 8-10 लड़कों ने बेचारों को बुरी तरीके से मारा। वो बेहोश हो गया, मरते मरते बच गया। आज सीरियस कंडीशन में हमने उसको मेडिकल में भर्ती किया है। ये तो एक पक्ष यानी रोड शो में शामिल हुए लोगों का बयान है, जबकि विरोध कर रहे लोगों का कहना इससे ठीक उलट है। चलिए अब उनका पक्ष भी जान लीजिए। इनका कल्चर है, यही ये दिखा रहे हैं जो इसे भारतवर्ष में करते आ रहे हैं, यहाँ पे भी वही करना चाह रहे हैं। शांतिपूर्ण एक प्रतिवाद जना रहे थे अमित शाह के विरुद्ध में, ठीक है। अमित शाह का जब रैली आ रहा था, उनके पीछे जो उनके चाहने वाले या जो बोलिए उनके समर्थक सब थे, वो लोग आके हम लोग पे हमला किए, चढ़ाव हुए। रोड शो के दौरान हुई पत्थरबाजी में बीजेपी के कई समर्थकों के अलावा पत्रकारों को भी चोटें आई, तो वहीं रोड शो का विरोध करने वालों को भी चोटें आई। कई जगहों पर पुलिस और बीजेपी समर्थकों में झड़प भी हुई, जिसके चलते पुलिस ने लाठीचार्ज भी कर दिया। हमले के दौरान मौके पर मौजूद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने न्यूज 18 से फोन के जरिए बात की और टीएमसी सरकार और प्रशासन की नाकामियों को गिनाते हुए ममता दीदी पर जमकर वार किया। मेडिकल कॉलेज के सामने कुछ लोग कूद पड़े और हाथापाई करने लगे और पुलिस खड़ी देख रही है। वहाँ पर विवेकानंद जी के घर पर मैं बाद में पुष्प चढ़ाने जाने वाला था, पुलिस वहाँ की जगह मुझे बाहर लेकर निकल गई। क्या ममता बनर्जी को लग रहा है कि वहां पर नरेंद्र मोदी की एक लहर है या फिर बीजेपी प्रचंड रूप से आ रही है, इसलिए इस तरह का रिएक्शन हो रहा है अमित शाह जी? जी बिल्कुल, यहाँ भारतीय जनता पार्टी की तरफ बहुत बड़ी लहर है। मोदी जी को सब लोग चाहते हैं, प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं और ममता दीदी टीएमसी के गुंडों को खुला छोड़कर। बताया जा रहा है कि कुछ लोग मेडिकल कॉलेज के पास खड़े होकर शाह के रोड शो का विरोध कर रहे थे और काले झंडे दिखा रहे थे। आरोप है कि अमित शाह के रोड शो के दौरान ट्रक पर डंडे फेंके जाने की वजह से झड़प शुरू हो गई
और रोड शो खत्म हो गया। सवाल है कि पश्चिम बंगाल में बार बार बवाल क्यों हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो ऐसे में कई सवाल जहन में दौड़ते हैं। क्या पश्चिम बंगाल में बीजेपी की रैली से डर गई हैं ममता बनर्जी? ये सवाल इसलिए क्योंकि अमित शाह की रैली रद्द करने के बाद अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की चुनावी रैली को भी रद्द कर दिया गया है। शाह के रोड शो में संग्राम। पहले इन तस्वीरों को देख लीजिए। ये कोलकाता के वही रास्ते हैं जो बीजेपी के बैनर्स और पोस्टर से अटे पड़े थे, लेकिन शाह के रोड शो से पहले ही इन रास्तों को साफ कर दिया गया है। देखिए रोड शो के रास्ते से कैसे बैनर्स और पोस्टर्स उजाड़े जा रहे हैं और उसे गाड़ी में भरकर ले जाया जा रहा है। बीजेपी का आरोप है कि ये काम ममता सरकार के आदेश पर किए गए हैं। यहाँ पर ममता जी के गुंडे और पुलिस दोनों ने साथ में आकर 15 मिनट में सारे हमारे लगे हुए कटआउट झंडे निकाल कर एक अराजकता का वातावरण बना दिया और जैसे हम आए तो भाग गए। इस घटना के बाद टीएमसी और बीजेपी समर्थकों के बीच भारी बवाल भी शुरू हो गया। अपने पोस्टर उजाड़े जाने से बीजेपी लाल है। रोड शो शुरू होने से पहले बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दोबारा पोस्टर लगाए और सुनिए ममता बनर्जी के लिए क्या कहा। होर्डिंग, पोस्टर और बैनर हटाने से आप लोगों के मन से मोदी जी को या भारतीय जनता पार्टी को हटा नहीं सकेंगे। यहाँ पर जो जनसैलाब है जो आ रहा है उससे घबराहट है टीएमसी को, ममता जी को, क्योंकि उनकी जमीन अब साफ हो गई है। ये जो कर रहे हैं ना, इससे पता चल रहा है बंगाल में क्या लहर आ रहे हैं मोदी जी का, अमित भाई साहब का क्या लहर आ रहा है बीजेपी का। अभी 23 को रिजल्ट निकलने दीजिए, सब हवा निकल जाएगा टीएमसी का। बीजेपी की ये नाराजगी यूं ही नहीं है। सोमवार को जाधवपुर में होने वाली अमित शाह की रैली रद्द कर दी गई। मंगलवार को अमित शाह के रोड शो से पहले पोस्टर उजाड़े गए, तो बुधवार को दक्षिण पश्चिम कोलकाता के जेम्स लॉन्ग सरानी में होने वाली सीएम योगी की रैली को भी रद्द कर दिया गया। सवाल है कि दीदी को बीजेपी की रैली और रोड शो से दिक्कत क्या है? दीदी को चाहे जो दिक्कतें हों, फिलहाल रोड शो के लिए पहुंची भीड़ से बीजेपी गदगद है। नहीं, बंगाल की जनता जिस प्रकार से उमड़ी है, ये दिखाई पड़ रहा है कि अब ये दिन बहुत दूर नहीं है कि यहाँ परिवर्तन होने जा। देखिए कोलकाता में हुए अमित शाह के रोड शो की तस्वीरें, कैसे लोगों का हुजूम उमड़ा है। ये रोड शो कोलकाता के धर्मतला से शिमला तक निकाला गया। काफिले के आगे राज्य और देश के विभिन्न हिस्सों की संस्कृतियों को प्रदर्शित करती झांकी चल रही थी। भगवान राम और हनुमान की तरह सजे धजे लोग भी देखे गए। साथ ही भारत माता की जय और मोदी मोदी के साथ जय श्री राम के नारे भी लगे। ये लहर बंगाल में सुनामी में परिवर्तित हो चुकी है। 42 से 42 सीट नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की लहर बह रही है। इस बार बंगाल देश की सरकार बनाएगी। इस रोड शो में अमित शाह ने उत्तरी कोलकाता से बीजेपी उम्मीदवार राहुल सिन्हा और दक्षिणी कोलकाता से पार्टी के उम्मीदवार चंद्र कुमार बोस के साथ एक ट्रक पर खड़े होकर सड़क के दोनों तरफ मौजूद लोगों की भीड़ का अभिवादन किया। लोगों से बीजेपी को वोट देने की अपील की और जीत के दावे किए गए। अब सवाल है कि दीदी को गुस्सा क्यों आ रहा है? इसका जवाब है किला बचाना। दीदी अपना किला बचाकर पीएम मोदी के सियासी कद के सामने अपना कद बड़ा करना चाहती है, जबकि बीजेपी उत्तर और पश्चिम भारत में होने वाले नुकसान की आशंकाओं को पश्चिम बंगाल में ही पाटना चाहती है और यही वर्चस्व की लड़ाई की सबसे बड़ी वजह है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो 2019 की आखिरी बाजी जो है वो धीरे धीरे अपने आखिरी पड़ाव की ओर है, लेकिन इस दौरान कोई जरा भी ढिलाई के मूड में नजर नहीं आ रहा। सासाराम में आज एनडीए की रैली हुई, जिसमें नेताओं ने कांग्रेस और महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने जेपी और जगजीवन राम के बहाने कांग्रेस को घेरा तो भ्रष्टाचार के मामले के हवाला देते हुए आरजेडी से सवाल पूछे, तो वहीं किसानों के कल्याण का वादा कर बड़े वोट बैंक को साधने की भी कोशिश की। सासाराम में मोदी की हुंकार, विरोधियों पर मोदी का वार। हुआ तो हुआ, इनके शासन में भ्रष्टाचार हुआ, घोटाला हुआ तो गरीब का नुकसान हुआ तो
ये मोदी का स्टाइल है। ये सियासी विरोधियों पर मोदी का करारा प्रहार है। ये पब्लिक को मैसेज देने का मोदी का अपना तरीका है। सासाराम में मोदी आए तो थे छेदी पासवान के लिए चुनाव प्रचार करने। उन्होंने यहाँ की सियासी नब्ज को पकड़ा। अपने भाषण की शुरुआत न सिर्फ भोजपुरी में की, बल्कि यहाँ के मेहनतकश किसानों के श्रम की सराहना की। अन्नदाता, मेहनतकश किसान भाई लोग के ये धान के कटोरा कहा जाए वाला गौरवशाली धरती के नमन करो दी। सासाराम में बीजेपी के छेदी पासवान का मुकाबला कांग्रेस की मीरा कुमार से है। मीरा कुमार के पिता जगजीवन राम सासाराम से 9 बार सांसद रहे, जो बाद में कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ हो गए थे। मोदी ने यहां जेपी जगजीवन राम के बहाने कांग्रेस पर वार किया। जय प्रकाश नारायण जैसे महान व्यक्तित्व पर डंडे बरसाए। ये कांग्रेस का अहंकारी था जिसने बाबू जगजीवन राम जी को इतना अपमानित किया कि उन्हें कांग्रेस छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। सासाराम में मोदी महागठबंधन पर भी जमकर बरसे और कहा कि उनकी भ्रष्टाचार की दुकानदारी बंद हो गई है, इसलिए वे पानी पी पी कर मोदी की आलोचना कर रहे हैं। अपने स्वार्थ के लिए जमकर के फायदा उठाया और आज वही लोग सुबह शाम सोते उठते बैठते सुबह शाम मुझे गालियां दे रहे हैं। सासाराम में मोदी के मंच से सीएम नीतीश ने भी सभा को संबोधित किया। सीएम ने भी लालू राबड़ी के 15 साल के शासन के बहाने महागठबंधन को घेरा और सुशासन के लिए एनडीए को वोट देने की अपील की। 15 साल तक एक परिवार को शासन का मौका मिला था, सरकार चलाने का मौका मिला। पति अंदर गए तो पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया, कहा महिला मुख्यमंत्री बनी, लेकिन महिलाओं के उत्थान के लिए कौन सा काम किया? एक काम नहीं किया गया। सासाराम में नमो नीतीश के संबोधन से साफ है कि एनडीए के नेता अपनी सरकार की विकास योजनाओं के साथ साथ विरोधियों के कमजोर नस को भी पकड़ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जनता इनकी बातों पर कितना भरोसा करती है। ब्रजम पांडे के साथ अजीत कुमार, न्यूज 18 सासाराम। तो लोकसभा चुनाव के अंतिम दौर के लिए नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बक्सर और सासाराम में चुनावी सभा कर लोगों से एनडीए प्रत्याशी को जिताने की अपील करते हुए नजर आए, लेकिन प्रधानमंत्री के निशाने पर इस बार भी विरोधी ही रहे और पीएम ने जमकर विपक्ष को खरी खोटी सुनाई। राजनीति में कब से इतनी तनख्वाह मिलने लगी कि अरबों खरबों का मालिक हो जाए? भाइयों और बहनों, इन लोगों ने आपसे लूटकर अपने लिए बड़े बड़े बंगले बनाए, लाखों की गाड़ियां खरीदी है। आपका ये सेवक गुजरात में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहा और 5 साल से देश का प्रधानमंत्री है, लेकिन एक पल के लिए भी न मैं अपने लिए जिया हूं और न ही अपने रिश्तेदारों के लिए मैंने अपना समय बिताया है। मेरे लिए तो आप ही मेरा परिवार है। कांग्रेस हो या आरजेडी, इनकी सोच में ही खोट है। इन महामिलावटी लोगों को न देश की सुरक्षा की चिंता है और न ही इनको कोई नीति है। आखिरी चरण के मतदान से पहले कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर की बयानबाजी फिर पार्टी के लिए मुसीबत बन गई है। जी हां, पीएम मोदी को लेकर 2017 में अपशब्द वाले बयान पर मणिशंकर फिर कायम हो गए हैं, जिस पर बीजेपी हमलावर है और कांग्रेस बैकफुट पर। अंबेडकर जी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी, उसको साकार करने में
एक व्यक्ति का सबसे बड़ा योगदान था, उनका नाम था जवाहरलाल नेहरू। अब इस परिवार के बारे में ऐसी गंदे बातें कहें, और वो भी जबकि अंबेडकर जी के याद में एक बहुत बड़ा इमारत यहाँ उसका उद्घाटन हो रहा है। मुझको लगता है कि ये आदमी बहुत नीच किस्म का आदमी है, इसमें कोई सभ्यता नहीं है। इसी बयान पर कांग्रेस से सस्पेंड होने वाले नेता मणिशंकर अय्यर एक बार फिर पार्टी के लिए मुसीबत बन गए हैं। 2017 में दिए अपने बयान को मणिशंकर ने एक अखबार में लेख के जरिए फिर से दोहराया और पीएम मोदी को नीच किस्म का आदमी ठहरा दिया। बयान तो आ चुका है मेरे तरफ से, एक पूरा आर्टिकल है। आप एक पंक्ति उसका चुनकर कहें कि अब इस पर बताइए, मैं तुम्हारे खेल में पढ़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं उल्लू हूँ, लेकिन इतना बड़ा उल्लू नहीं हूँ। आप देखिए, आप उस पर टिप्पणी कीजिए, पूरे आर्टिकल पर पढ़िएगा, 2 जगह आ चुका है। मणिशंकर के अड़ियल रवैये पर बीजेपी हमलावर हो गई है और कांग्रेस के गाली गैंग को पार्टी डुबाने वाले नेता करार दे रही है। हम इसकी भर्त्सना करते हैं और मणिशंकर ऐसे लोग कांग्रेस को डुबा रहे हैं और डुबाएंगे। देश में रिएक्शन होगा इसका। जिस तरह से पूरे इस 5 सालों में, इस चुनाव तो छोड़ दीजिए, 5 सालों में झूठ का झोला और गाली का गोला लेकर के कांग्रेस पार्टी मोदी जी पर हमले करती रही और हर हमला उनका नाकाम हुआ। तो कांग्रेस पार्टी को एक बात समझ लेना चाहिए कि फूकी हुई बंदूकों और छुटे हुए कारतूसों से हमले नहीं होते। जितनी गालियां नरेंद्र मोदी को देंगे राहुल गांधी, मणिशंकर, सिद्धू, जो लोग गालियां दे रहे हैं कांग्रेस की ओर से, विपक्ष की ओर से, नरेंद्र मोदी उतना ही वरिष्ठ होकर के, उतना ही ताकतवर होकर के निकल रहे हैं। वहीं हमेशा की तरह एक बार फिर कांग्रेस ने मणिशंकर के बयान को निजी बताते हुए पल्ला झाड़ लिया है। कांग्रेस इन तमाम चीजों पे विश्वास नहीं करती है। इलेक्शन के बगैर बहुत सारे कई लोग कुछ कहते हैं। बता दें कि मणिशंकर अय्यर इसी बयान पर पार्टी से निलंबित हो चुके थे और कांग्रेस को माफी मांगनी पड़ी थी। हालांकि बाद में कांग्रेस ने मणिशंकर का निलंबन वापस ले लिया था। अब सवाल है कि प्यार की राजनीति का दावा करने वाली कांग्रेस के लिए क्या मणिशंकर अय्यर, नवजोत सिंह सिद्धू, मल्लिकार्जुन खड़गे और सैम पित्रोदा जैसे नेता मुसीबत नहीं बन गए हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। चंडीगढ़ में सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने मणिशंकर के बयान पर कहा कि कांग्रेस का दोहरा चरित्र एक बार फिर से सामने आ गया है। जब गुजरात के चुनाव थे तो इनके खासम खास और उनकी सरकार में बहुत महत्वपूर्ण मंत्री रहे हुए व्यक्ति, उन्होंने उस दिन बोल दिया कि मोदी तो नीच है, नीच। किसी ने बोल दिया ये तो नीच जात का है, और गुजरात में तूफान खड़ा हो गया तो उन्होंने ड्रामा किया, उनको पार्टी से निकाल दिया, दिखावा किया और थोड़े दिन बाद फिर से वापस लेकर के फिर से उनको अपने साथ जोड़ दिया। जैसे ही ये पंजाब के चुनाव की सरगर्मी पूरी होगी, फिर से वो अपने गुरु को गले लगा करके निकल पड़ेंगे। भाइयों बहनों, गुजरात में जिसने गालियां दी थी, मेरे लिए अत्यंत खराब शब्द प्रयोग किए थे, उन्होंने भी फिर से बोल दिया वही बात जो उस समय बोली थी। लेकिन कांग्रेस ने उस समय ड्रामा किया था, फिर वापस लिया था, लेकिन उन्होंने जो किया वो गलत किया। ये कांग्रेस की सोच नहीं थी, उसी का ये परिणाम है। और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं रांची सीएम हाउस से। मुख्यमंत्री रघुवर दास इस वक्त लाइव हैं, क्या कुछ कहना सुनते हैं। पश्चिम बंगाल के कार्यकर्ता और जनता की भारी भीड़ पर जिस तरह टीएमसी के गुंडा ब्रिगेड ने हमला किया और जिसे सारा देश आज देख रहा, उसकी झारखंड भारतीय जनता पार्टी कड़ी निंदा करती है।
और देश में 6 फेज के चुनाव हो गए। चुनाव में भी किसी राज्य में कहीं हिंसा नहीं हुई और 6 फेज के चुनाव में भी देखें तो पश्चिम बंगाल में ही सिर्फ हिंसा हुई। और हमें लगता है कि 4.5 वर्ष में मोदी जी के गरीबों के द्वारा किए हुए काम से भारतीय जनता पार्टी का बढ़ता जनाधार को देखकर ममता जी हताश हो गई है और उसे लोकतंत्र पे विश्वास नहीं रह गई है और इसीलिए वो गुंडा तंत्र का सहारा ले रही है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि पश्चिम बंगाल की जनता, जहां की जनता, हमारे देश की जनता लोकतांत्रिक व्यवस्था पर विश्वास करती है, तो 19 मई को ममता जी के गुंडा तंत्र को लोकतांत्रिक ढंग से वोट के माध्यम से गुंडा तंत्र की सरगना ममता जी को इसका जवाब पश्चिम बंगाल की जनता देगी। इतने कहना था। धन्यवाद आप लोग को। चाय पिए? 3 बार उत्तर प्रदेश की सीएम को नहीं मिला परमिशन बंगाल में सभा करने के लिए, सब कुछ शुल्क तक जमा कर दिया था। तो मैंने इसीलिए शुरू से कहा ना कि गुंडा तंत्र, पश्चिम बंगाल में गुंडा तंत्र बनाम लोकतंत्र की लड़ाई है और पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की जीत होगी। गुंडा तंत्र की राज करने वाली ममता जी की हार होगी। पश्चिम बंगाल की जनता लोकतंत्र की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर विश्वास करती है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो संविधान ने हर व्यक्ति को एक मत देकर सरकार चुनने का अधिकार दिया है, तो वो अधिकार का प्रयोग कर एक गुंडा तंत्र की सरकार को पश्चिम बंगाल की जनता बाहर करने की काम करेगी। और जनता का लगातार बढ़ता हुआ भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी पर जो विश्वास हो रहा, उससे ममता जी बौखलाई हुई है, घबराई हुई है और इसीलिए अब जनबल भारतीय जनता पार्टी के साथ है, मोदी जी के साथ है। इसीलिए ये बाहुबल और धन बल का प्रयोग कर लोकतंत्र को कुचलना चाहती है। सर, आज कैलाश विजयवर्गीय की पीसी हो रही थी, जो कि पश्चिम बंगाल के भाजपा प्रभारी हैं, उन्होंने कहा कि 100 से ज्यादा भाजपा कार्यकर्ताओं को मारे गए हैं। नहीं तो मैं टीवी में आप भी लोग दिखाए, सबको सर में चोट लगा, सब हॉस्पिटल। ये तो लोकतंत्र में हिंसा कोई स्थान नहीं होता। भाजपा के जो समर्थक हैं उनको वोट नहीं देने दिया जा रहा है। आप कह रहे हैं कि वोट से मतलब हम हराएंगे, लेकिन जब उनको वोट ही नहीं देने नहीं, लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता बीच बीच में हिंसा इसीलिए चुनाव के दिन करा रहे हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल की जनता चुपचाप कमल छाप, और ये कहीं न कहीं उनको, ममता जी को उनका जो इंटेलिजेंस विभाग है जरूर सूचना दे रहा होगा और इसी से बौखलाई हुई हो। झारखंड, पश्चिम बंगाल में परिवर्तन होने जा रही है। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए, और इसीलिए वो हताशा में बौखला के इस तरह की घटना जो वैधानिक रूप से चुनाव आयोग के द्वारा परमिशन जुलूस पर अपने टीएमसी के गुंडा ब्रिगेड के द्वारा हमला करवा रही है। संथाल में लगातार आपका प्रवास चल रहा है, कैसा लग रहा है? 3 सीट है, महत्वपूर्ण सीट है। तीनों सीट
भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। संथाल की हमारी जो संथाल समाज में काफी जागरूकता आई, खासकर नौजवान नवयुवतियों में। और मैं संथाल समाज के संथाल परगना को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूं। आखिरी चरण के रण में पटना साहिब सीट पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। यहां से बीजेपी छोड़ कांग्रेस का दामन थामने वाले शत्रुघ्न सिन्हा और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के बीच मुकाबला है और ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। 11 मई को जहां अमित शाह ने रोड शो किया, वहीं अब जवाब में 16 मई को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी रोड शो करने वाले हैं। पहले शत्रु के घर शाह का रोड शो, अब शत्रु के लिए राहुल का रोड शो। पटना की रोड पर सियासत का मेगा शो। आखिरी चरण के रण में बिहार की पटना साहिब सीट किस कदर बीजेपी और कांग्रेस के लिए नाक का सवाल बन गई है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि इस सीट के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जहां सड़कों पर उतरे, वहीं अब 16 मई को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भी सड़क पर उतरने वाले हैं। ये तस्वीरें शत्रु के घर शत्रु के खिलाफ अमित शाह के रोड शो की हैं, जिसके जरिए बीजेपी ने दम दिखाने की कोशिश की थी। अब अमित शाह के रोड शो का जवाब राहुल गांधी के रोड शो के जरिए देने की तैयारी महागठबंधन की है कि हमारे भी जो उच्चस्थ लोग हैं उनका भी रोड शो हो, तो इसी क्रम में राहुल जी का 16 को यहाँ फिक्स किया गया है। बहुत उनसे अपेक्षा बढ़ी है, लोगों की उम्मीदें बहुत उनसे लगी हुई है। दूसरी तरफ एनडीए के नेता राहुल के रोड शो से पहले ही इसे फ्लॉप बता रहे हैं। इसके लिए बीजेपी और जेडीयू के नेता राहुल के खराब स्ट्राइक रेट का हवाला दे रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी राजधानी का महत्व समझते हैं, इसलिए वो आ रहे हैं। देखिए, निकाह का एक गाना था जो सलमा आगा ने गाया था कि दिल के अरमां आंसुओं में रह गए, तो इनके जो अरमान है वो इनका दिल में ही रह जाएगा। किसके रोड शो से कितना फर्क पड़ेगा ये तो 23 मई को ही पता चलेगा, लेकिन इतना तो तय है कि पटना साहिब सीट बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए प्रतिष्ठा की सीट बन गई। साकेत कुमार, न्यूज़ 18, पटना। पटना के गांधी मैदान में एक और मिसाल कायम करने की कोशिश हो रही है, जहां बड़ी संख्या में महिलाएं मिलकर रंगोली बनाने में जुटी हुई हैं। आने वाले 19 तारीख को पटना साहिब और पाटलिपुत्र लोकसभा में होने वाले मतदान को लेकर जिला प्रशासन लगातार तैयारियों में जुटा है और कोशिश ये है कि कोई मतदाता मतदान करने से ना छूटे। जीविका और आंगनबाड़ी सेविका रंगोली बनाने में जी जान से लगी हुई हैं। देश का महा त्योहार मनाने के लिए डीएम रवि कुमार से लेकर डीपीओ भारतीय प्रियमवदा और तमाम अधिकारी जुटे हुए हैं। सबसे बड़ी इस रंगोली के बारे में बता रहे हैं ज्योति। मैदान के जहां पर सबसे बड़ा रंगोली का निर्माण किया जा रहा है, लोकतंत्र का पर्व है, चुनाव बिना मतदान बिना जो है बेहद जरूरी है। और चुनावी समय में ये तमाम महिलाएं भी आगे बढ़कर आ रही हैं, रंगोली बना रही है, साथ ही साथ ये गीत भी गा रही है और ये संदेश दे रही है कि तमाम संख्या जो है वो साथ मिलकर आगे बढ़े और अपना मतदान बिल्कुल करे, कोई मतदाता ना छूटे। ना बड़ा ये रंगोली क्योंकि कहा जा रहा है कि आगे भी रिकॉर्ड कायम कर रहा है ये रंगोली। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे भी थोड़ी जानकारी है जो मैंने देखा है उस आधार पे। इस रंगोली का साइज है 41,600 स्क्वायर मीटर, मतलब 41,600 स्क्वायर मीटर, जिसकी लंबाई है 260 मीटर, चौड़ाई है 160 मीटर और क्षेत्रफल के हिसाब से ये सबसे बड़ी रंगोली है अभी तक की। वोट देने आप लोग जाएंगे, क्या गाना गा रही हैं वोट देने के लिए, क्या संदेश क्या दे रही हैं कि सब सखी वोट देने जाएंगे? तो इस बुलेटिन में आज बस इतना ही। नमस्कार।